विश्व युद्ध एक सफल और छोटा युद्ध होने वाला था। पर 1916 तक एक नया इंडस्ट्रियलाइज्ड युद्ध सामने आया, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां कुर्बान हो गईं और दूर दूर तक उसका कोई अंत नहीं था। नेवल ब्लॉकेड से पूरे यूरोप में भुखमरी और ईंधन की कमी हो गई। वहीं हजारों औरतों ने उन लाखों आदमियों की जगह ले ली जो कि युद्ध में लड़ने गए थे। सारे देश एक लंबे युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। अब इस युद्ध को तकरीबन 1 साल 6 महीने हो चुके थे। वहीं एलाइज सेंट्रल पावर्स से युद्ध करने में लगे हुए थे, जिनमें बल्गेरिया अभी अभी शामिल हुआ था। समंदर में ब्रिटेन जर्मनी पर अपना नेवल ब्लॉकेड बरकरार रखता है, जिससे जर्मनी तक खाना और बहुत सारी जरूरी सामग्री नहीं पहुंच पाती, जिसके जवाब में जर्मनी ने अपने युद्धपोतों की मदद से ब्रिटेन का ब्लॉकेड कर दिया। पर जर्मनी को अपने हमलों पे काबू करना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि वो न्यूट्रल यूएसए को ना भड़का बैठे। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर फ्रेंच, ब्रिटिश और बेल्जियमी सैनिक जर्मनी के खिलाफ दबे हुए थे। दोनों तरफ की सेनाएं एक खूनी ट्रेंच वॉरफेयर में फंसी हुई थी। वहीं पूर्वी बॉर्डर पर रशियन सेना ने अपनी वापसी रोककर एक लाइन बना ली थी, पर उनकी सेना ने बहुत बड़ी कुर्बानी भी चुकाई थी। वहीं इटालियन बॉर्डर पर इटालियन सेना ने ताकतवर और जमी हुई हंगेरियन सेना पर बहुत सारे महंगे पर सफल आक्रमण किए। वहीं बल्कन फ्रंट पे सर्बियन सेना को हार का सामना करते हुए अल्बेनियन पहाड़ों से भागना पड़ता है। अब 5 जनवरी को हंगेरियन सेना मॉन्टीनीग्रो पे हमला करती हैं। उनको मॉस्कोवैक के युद्ध में धीमा कर दिया जाता है, पर 3 हफ्तों बाद मॉन्टीनीग्रो सरेंडर कर देता है। वहीं कॉकेसस में रशियन सेना ऑटोमन सेना पर अचानक से एक आक्रमण करती है। 6 हफ्तों बाद रशियन सेना एर्जुरम पर कब्जा कर लेती है। उसके बाद वो काला सागर के एक पोर्ट टेरिजोंट पे कब्जा कर लेते हैं। और वहीं ब्रिटेन 2 मोटर बोट्स को लेक टैंगनीका पे रवाना करता है। वो आखिरकार पहुंचते हैं 10,000 मील के सफर के बाद और अपने बाकी साथियों की मदद करते हैं जर्मनी से उस लेक पे कब्जा करने की। उसी महीने जर्मन कैमरून में जर्मन सेना 18 महीनों तक मोरा माउंटेन्स पे फंसी बैठी रहती है, जिसके बाद वो एलाइज के सामने अपने हथियार डाल देते हैं, जो कि इस कैमरून के मिशन को खत्म कर देता है। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर जर्मन सेना एक फ्रेंच बख्तरबंद शहर वर्टन पे हमला करती है। जर्मन जनरल एरिक फॉर फैल्कनहाइन ये बखूबी जानता था कि फ्रांस इस शहर को आखिरी सैनिक तक बचाएगा। उसका प्लान उसी के शब्दों में ये था, फ्रांस को उसी की डिफेंस में घायल करके मारना था। ये लड़ाई इस पूरे युद्ध की सबसे भयानक और खून उछालने वाली लड़ाइयों में से एक थी। एक ऐसी जगह जहां सैनिक इतनी जल्दी मर रहे थे जितनी जल्दी उन्हें कतारों में खड़ा किया जा रहा था। वहीं ब्रिटेन में 10 लाख पुरुषों ने सेना में भर्ती होने की याचिका दायर कर दी थी, पर ब्रिटेन की सरकार को जल्द ही समझ आ गया कि ये काफी नहीं है और ब्रिटेन आखिरी महाशक्ति था जिसने कभी भर्ती की थी। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर ब्रिटेन के सैनिक ऐसे आखिरी सैनिक थे जिन्हें स्टील के हेलमेट दिए गए थे, क्योंकि ट्रेंच वॉरफेयर में सबसे ज्यादा सैनिकों के सर को ही निशाना बनाया जा रहा था। जर्मनी का स्टार हेल्म और फ्रेंच एड्रियन हेलमेट और ब्रिटिश मार्क 1 स्टील हेलमेट सैनिकों को गोला बारूद और गोलियों से लिमिटेड प्रोटेक्शन देते थे। न्यूट्रल पोर्चुगल ब्रिटेन की लगातार मदद कर रहा था, जो कि एक आखिरी मौका था उसकी अफ्रीकन कॉलोनीज पे कब्जा बनाए रखने का। वहीं 9 मार्च पे जर्मनी पोर्चुगल पे आक्रमण कर देता है।
पूर्वी बॉर्डर पर रशिया लेक नैरोक पे एक आक्रमण करता है, जिससे फ्रेंच सैनिकों को थोड़ी राहत मिल सके, पर यह एक बहुत बड़ी भूल थी। रशिया ने तकरीबन 1 लाख सैनिक गंवा दिए और इस आक्रमण ने जर्मनी का तिनका भर भी ध्यान नहीं भटका पाया। वहीं डब्लिन में आयरिश रिपब्लिक ने ब्रिटेन सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए, जिसको बाद में ईस्टर्न राइजिंग के नाम से जाना जाने लगा और इसे 6 दिनों की झड़प के बाद शांत कर दिया गया। वहीं मिडल ईस्ट में 5 महीनों की घेराबंदी के बाद ब्रिटिश सेना जो कुट में फंसी हुई थी सरेंडर कर देती है। जनरल थॉम्सन 9000 ब्रिटिश और इंडियन सैनिकों के साथ हथियार डाल देते हैं, जिसमें से आधे बाद में भूखमरी और बीमारी से मारे जाते हैं। ऑटोमन से लड़ने के लिए ब्रिटेन को अरब का सपोर्ट चाहिए था, तो ब्रिटेन ने अरब लीडर्स को वादा किया युद्ध के बाद एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट का। पर अब ब्रिटेन और फ्रांस एक एग्रीमेंट साइक्स-पीको को साइन करते हैं, जिसमें अरब स्टेट को फ्रेंच जोन और ब्रिटिश जोन में बांटने की बात थी। इस डील से अनजान हुसैन बिन अली मक्का के शरीफ अरबों के साथ टर्किश रूल के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और मक्का के युद्ध में उनकी सेना मक्का पे पूरा कंट्रोल जमा लेती है। वहीं इटालियन बॉर्डर पर ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना एसियागो पर अचानक से आक्रमण कर देती है। इटालियन सेना हथियार छोड़ देती है और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना आराम से उत्तरी इटली में दाखिल हो जाती है। उस महीने उत्तरी समंदर में जर्मन हाई सी समुद्री बेड़े की ब्रिटिश ग्रैंड समुद्री बेड़े से मुठभेड़ होती है, जिसे जैटलैंड का युद्ध कहा गया। इस युद्ध की पहली मेजर समुद्री मुठभेड़ में ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ, लेकिन जीत मिली क्योंकि जर्मन बेड़े अपनी बेस में वापस भाग गए और पूरे युद्ध में वापस नहीं निकले। उन्नीस 1916 की गर्मियों में सेंट्रल पावर्स के लिए एलाइज ने काफी कुछ सोच रखा था, पश्चिम से लेके पूर्व तक। अब उन्हें प्रेशर हटाने की बहुत जरूरत थी। सबसे पहले फ्रांस के वर्डन से और इटली में एसियागो से। रशियंस ने सबसे पहले आक्रमण करना शुरू किया। पूर्वी बॉर्डर पर जनरल एलेक्सी ब्रूसिलोव ने बहुत ही अच्छा सरप्राइज रख रखा था। उनके सैनिक दुश्मनों के डिफेंसेस को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कई जगहों पे 60 मील तक अंदर घुस जाते हैं और तकरीबन 2 लाख दुश्मन सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। ये शानदार पर महंगा रशियनी हमला अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सेंट्रल पावर को अब दूसरे बॉर्डर से सैनिकों को भेजना पड़ता है। समंदर में ब्रिटिश क्रूजर HMS हैम्पशायर, जो कि रशिया की तरफ जा रहा था, एक माइन से टकरा के डूब जाता है। 650 मृत्यु लोगों में से जाने माने ब्रिटेन के सेक्रेटरी स्टेट ऑफ वॉर लॉर्ड क्रिचनर भी थे। 3 दिन बाद एड्रियाटिक में प्रिंसिपे उम्पेटो, एक इटालियन सैनिकी जहाज, जर्मन सबमरीन से डुबा दिया जाता है। ये इस युद्ध का सबसे बड़ा समुद्री हमला था, जिसमें 1900 जानें चली गईं। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर ब्रिटेन और फ्रांस मिलके गर्मियों का सबसे बड़ा हमला करते हैं। इसे बाद में सोम का युद्ध कहा गया। इस बार सफलता की आशा थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पहला दिन बर्बादी का था। एक बड़ी और लंबी एलाइड गोलाबारी जर्मन्स को बिखेरने में नाकाम रहती है। ब्रिटिश इन्फेंट्री के झुंड जैसे जैसे नो मैन लैंड पर कदम रख रहे थे, मशीन गन्स उतनी ही जल्दी उनको खत्म करती जा रही थी। मात्र कुछ ही घंटों के अंतराल में ब्रिटेन की सेना ने 57,000 सैनिकों को खो दिया, जिसमें से 1/3 बाद में मारे गए, जो कि पूरे इतिहास में ब्रिटेन की सेना का सबसे खराब दिन था। और आक्रमणों का हुक्म आया और ये युद्ध ऐसे ही अगले 5 महीनों तक चलता रहा। रशिया की सफलता से प्रोत्साहित रोमानिया एलाइज में शामिल हो जाता है, पर ट्रांसिल्वेनिया पे एक अच्छे आक्रमण के बाद रोमानिया पे काउंटर ऑफेंसिव होता है जर्मन, बल्गेरियन और हंगरी की सेना की तरफ से।
एलाइड फोर्स जो कि सैलोनिका में थी, वो मोनेस्टिया पे आक्रमण करके रोमेनिया की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर सर्बियन सैनिकों की लीड के साथ ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। बल्गेरियन डिफेंसेस उनके इस प्लान को नाकाम कर देती हैं। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर जनरल वॉल फैल्कनहाइम आखिरकार वर्डन के हमलों को रुकने का आदेश देते हैं। फ्रेंच सेना ने अपने जनरल के आखिरी कमांड का ऑनर किया। ईल निपाल्सा ऑन पार, वो हमारे पार नहीं जा पाएंगे, पर विजय बहुत ही महंगी होती है। तकरीबन 3,65,000 लोगों की कुर्बानी। जर्मन्स ने भी तकरीबन इतने ही सैनिक खोए। वर्डन इंसानी इतिहास का सबसे खूंखार और खूनी युद्ध रहा। वर्डन की हार के बाद फैल्कनहाइम को हटा दिया जाता है और जर्मनी के पूर्वी छोर के हीरोज वॉन हिंडनबर्ग और ल्यूडेनहोफ, इन दोनों को पश्चिमी बॉर्डर की कमान दी जाती है। और वहीं सोम का युद्ध जारी रहता है। फ्लर नामक गांव के पास ब्रिटेन एक नए किस्म के हथियार को जंग में उतारता है, जिससे आशा थी कि वो जर्मन डिफेंसेस को तोड़ सके। उसका नाम था टैंक। लेकिन कुछ अच्छी जीतों के बाद पहले टैंक संख्या में बहुत कम और मैकेनिकल फेलियर में ज्यादा थे, जिससे वो जर्मन्स को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वहीं पूर्वी बॉर्डर पर रशिया का ब्रूसिलोव ऑफेंसिव अब एक अंत पर आ गया है। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी, पर यह साफ था कि दोनों ही तरफ बहुत सारे जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ना ही रशियन और ना ही ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाएं कभी इस लॉस से बाहर आ पाई। वहीं इटालियन बॉर्डर पर भारी लड़ाई अभी तक जारी है, जहां इटालियन सेना लगातार ऑस्ट्रो हंगेरियन पोजीशंस पे खतरनाक हमलों को अंजाम दे रही थी। सोम का युद्ध भी अब एक अंत पे आ गया था। एलाइज ने कुल मिला के 10 मील बढ़ोतरी की, जिसका फल 6 लाख कैजुअलिटीज थी। वहीं जर्मनी के लॉसेस तकरीबन 4.5 लाख। एलाइज खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये एक जीतने वाली स्थिति है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जर्मनी के पास सैनिकों की कमी पहले पड़ जाएगी। वहीं रोमेनिया के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं। सेंट्रल पावर की सेनाएं रोमेनिया में दाखिल होना शुरू हो गई थीं। रोमेनियन सेना ने 2.5 लाख सैनिक खो दिए। रोमेनिया के बचे हुए सैनिकों ने रशिया के साथ मिलकर पूर्वी बॉर्डर पे लाइन बना ली। उन सर्दियों फ्रांस जोसेफ, जो कि 1840 से ऑस्ट्रेलिया के एम्परर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी गद्दी उनके बेटे कार्ल को मिल जाती है। वहीं ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हर्बर्ट एस्क्विथ को हटा दिया जाता है और उनकी जगह डेविड लाइफ जॉर्ज को मिल जाती है। वहीं जनरल जोफ्रा फ्रेंच कमांडर ऑफ पावर से हटा दिए जाते हैं और उनकी जगह जनरल निवेल ले लेते हैं। वो बड़े और आक्रामक फैसलों से जीतने की बात कहते हैं। इस आन जान के बीच में यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन एक शांति प्रस्ताव रखने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। कोई भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है।